हे गाइस, दिस इज मी मैमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करें वर्कशीट नंबर 28 जो कि 14 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए देख लेते हैं आगे की वर्कशीट। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारियू के विचार। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारियू ने क्या कहा था, उनके विचार देख लेते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें अपने सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। तो ये फ्रेडरिक सारियू की अपने विचार थे, उसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि समाज की जो स्थिति और परिस्थिति थी उसे दिखाने का उन्होंने प्रयास किया था। आगे देख लेते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और राष्ट्रवाद का उदय हुआ था वो कैसे हुआ था वो देख लेते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। यानी राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई थी वो 1789 में हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति इसी के साथ शुरू हुई थी, यानी फ्रांस की क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता जनतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति की घोषणा अनुसार अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही इसकी नियति तय करेंगे। यानी कि फ्रांसीसी नागरिक जो थे उनका जो समूह था वो क्या हो गया, अब इसमें बदलाव हो गए। प्रभुसत्ता राजतंत्र कर निकलकर, मतलब जो सत्ता थी वो किसके हाथ में थी, राजतंत्र के हाथ में थी, राजाओं के हाथ में थी। और अब जो है वो राजाओं का शासन समाप्त होकर जनता का शासन शुरू होने जा रहा था। यानी सत्ता जो थी वो राजा के हाथों से निकलकर जनता के हाथों में हस्तांतरित यानी ट्रांसफर होने वाली थी। क्रांति की घोषणा अनुसार अब लोगों द्वारा स्पष्ट गठन का होना वे भी नियति तय करेगा। यानी कि अब ये तय हो गया था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा पदवी नहीं संभालेगा, बल्कि क्योंकि राजा अगर पदवी संभालता तो राजा अपने अनुसार काम करता, जो उससे सही लगता वो काम करता, चाहे वो जनता के भले के लिए हो या उसमें जनता के साथ गलत हो रहा हो। लेकिन अब कमान किसके हाथ में आ गई थी, जनता के। तो जब सत्ता जनता के हाथ में होगी तो सारे काम किसके भलाई के लिए होंगे, जनता की भलाई के लिए होंगे। ठीक है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद का एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों में अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हुई, किस तरीके से ये बदलाव हुए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, तो क्या कारण थे राष्ट्रवाद के उदय के? सबसे पहले निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। ठीक है। तो राष्ट्रवाद के जो उदय होने का कारण क्या था, निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था मतलब जो राजा का शासन था वो सिर्फ राजा के लिए था, मतलब राजा शासन इस तरीके से करता था, सारे काम अपनी भलाई के लिए करता था, जिसमें जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, जनता बहुत परेशान हो गई और अंत में जनता ने फैसला किया कि जब राजा हमारे लिए कोई काम नहीं करेंगे तो हमें उन्हें सत्ता से हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए निरंकुश शासन व्यवस्था चल रही थी। सबसे पहले तो ये कारण था जनता के विद्रोह करने का। दूसरा था उदारवादी विचारों का प्रसार हो रहा था। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा दिया जा रहा था चारों तरफ कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके सिवा शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, जो मध्य वर्ग के शिक्षित लोग थे वो अपने अधिकारों को पहचान रहे थे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी शुरू की थी। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ये थी आज की वर्कशीट। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2,
निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी, प्रतिमा के सामने उसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं, यह किस बात का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 3, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। और प्रश्न नंबर 4, फ्रेडरिक सारियू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो ये हैं आज के हमारे 4 प्रश्न जो हमसे पूछे गए हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं इन चारों प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, क्योंकि इसके द्वारा फ्रांस में पहली बार राजतंत्र स्थापित हुआ तथा जनतंत्र स्थापित हुआ तथा राजतंत्र का अंत हुआ। पहली बार राजतंत्र को समाप्त कर सत्ता फ्रांसीसी जनता के हाथों में सौंपी गई तथा देश को एकजुटता रूप में देखा गया। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी, प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए थे। बात करते हैं आंसर की। निरंकुश शासन व्यवस्था का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिस पर किसी का कोई नियंत्रण ना हो। फ्रांस में राजतंत्र के कारण राजाओं पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, जिसके फलस्वरूप वे निरंकुश शासन के रूप में कार्य करते थे। प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर बिखरे हुए का अर्थ है कि निरंकुश शासकों का अंत, यानी कि जो राजा अनियंत्रित तरीके से जनता पर शोषण करते थे, उनका शासन जो था वो समाप्त होने जा रहा था और जनता का शासन प्रारंभ होने जा रहा था। इस तरह के जो प्रश्न अगर आपके अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको याद रखना है 2 तरीके से आंसर पूछे जा सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन 3 मार्कर हो गए, या फिर ये क्वेश्चन आपके 2 मार्कर हो सकते हैं, या फिर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में होंगे तो 4 या 5 मार्क्स में होंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके, क्योंकि आपको दोनों पर्पस से प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपको पता है कि हो सकता है फ्यूचर में आपके रिटन एग्जाम हो, और अगर रिटन एग्जाम होंगे और ये आंसर आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है तो आप ये आंसर लिखेंगे। बट यही आंसर अगर आपका 4 या 5 मार्क्स में आता है तो आपको थोड़ा सा आंसर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना लिखने से आपको 4 या 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने आंसर थोड़ा और आगे भी लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना आंसर भी लिख सकते हैं, ये इनफ है आपके लिए, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में मुझे क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ गया, मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा, तो मुझे आगे चल के दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आप लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग लिखते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप चाहें तो आधा याद करें, आप चाहें तो पूरा याद करें। एग्जाम में अगर फुल मार्क्स में आएगा 4 या 5 में तो आप इजिली पूरा आंसर लिख सकते हैं। तो अगर वो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आए तो आप आधा लिख सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे, 2 चॉइसेस हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ इतना ही आंसर लिखेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो चलिए आगे का आंसर देख लेते हैं। राजतंत्र अथवा निरंकुशवाद एक ऐसी प्रणाली जिसमें एक राजा समस्त अधिकारों को प्राप्त कर जनता का शोषण करते हैं और राजाओं पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता, जिसके फलस्वरूप वे अपनी सत्ता तथा अधिकारों का उपयोग करते हुए ऐसे निर्णय लेते थे जिनसे जनता को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ये है आज का हमारा आंसर प्रश्न नंबर 2 का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। तो इसका उत्तर है 19वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रवाद विभिन्न कारणों से उभरकर सामने आया तथा यह सभी कारणों का एक आंदोलन का रूप लेकर जनसत्ता को स्थापित करने के लिए अग्रसर हुआ। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद के कारण इस प्रकार जैसे साझी विरासत, एक समान इतिहास, एक भाषा, एक संस्कृति, एक ही विचारधारा, जिसके फलस्वरूप यह एक राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जन आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया। ठीक है, जन आंदोलन मतलब जनता का आंदोलन। अब हम बात करते हैं आज के अंतिम यानी कि चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है फ्रेडरिक सारियू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं का पहचान कीजिए। तो फ्रेडरिक सारियू के जो चित्र थे उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार थे, तो इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया, यानी कि इन्होंने अपने विचार जो थे वो चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया। इनके बनाए चित्र इस क्रांति में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। इनके मुख्यतः 4 प्रमुख प्रसिद्ध हुए, जिनका अर्थ राजतंत्र का अंत, राजतंत्र को स्थापित करना था। मतलब इन्होंने जो चित्र बनाए थे उनका जो मुख्यतः
अर्थ था जो प्रसिद्ध हुआ वो ये था राजतंत्र का अंत करना और जनतंत्र को स्थापित करना। इन्होंने चित्रों के माध्यम से लोकतांत्रिक व सामाजिक गणतंत्र की कल्पना की थी। इन्होंने चित्रों के माध्यम से अपने विचारों तथा जनता की भावनाओं को व्यक्त किया था, जिसमें इन्होंने एक गणतंत्र राष्ट्रीय में राज्यों का गठन दर्शाया था। तो इस प्रकार ये है आज के चौथे प्रश्न फ्रेडरिक सारियू की चित्रों की विशेषताएं, जिससे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ होती है हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स को टेलीग्राम चैनल पर भी, और वहां से भी हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आप अपनी वर्कशीट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो